जो पार्टी बीजेपी के करीब जाएगी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो ये पार्टी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसका तबाही उसी दिन से शुरू होगी। इस मकाम पे पहुंचने में सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो बीजेपी के साथ अलायंस करने का है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल्स के डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करना, ट्राइबल्स के जो सोशली जो स्टिग्मेटाइज्ड हैं उस स्टिग्मा को दूर करना, इनकी एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना। ये एक ब्रॉडर, उस पैसे को ज़रूरत की बुनियाद पे नहीं खर्चा जा रहा है। आप कश्मीर वैली में चले जाओ, जहाँ बिजली का लास्ट खंबा नज़र आएगा उसके आगे जो पत्ती नज़र आएगी, जो गांव नज़र आएगा उसको ट्राइबल पत्ती कहते हैं। जहाँ पानी की आखिरी पाइप आएगी उसके आगे अगर कोई पॉपुलेशन है तो वो ट्राइबल पत्ती होगी। अगर कहीं स्कूल लास्ट आपको दिखेगा और उसके आगे कोई पॉपुलेशन होगी तो वो ट्राइबल पत्ती होगी। तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट क्रिएट इसलिए किया गया था कि इस तबका की कोई ज़बान नहीं है, ये कोई और डिपार्टमेंट नहीं है, ये सोशल डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया था कि ये उस तबका की जिसकी ज़ुबान नहीं है, जो अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो अपने राइट को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये डिपार्टमेंट उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगा। गवर्नर साहब को बहुत ही गलत तरीके से ऑफिसर्स जो है वो मिसलीड कर रहे हैं ट्राइबल्स को लेके। कितने ट्राइबल्स को रेगुलराइज कर दिया, कागजों में किया होगा। गांव में आज भी लोगों की एविक्शंस उसी की तरह उस तरह चल रही हैं। जंगलों में उनको फॉरेस्ट वाला उसी तरीके से तंग कर रहा है। रास्ते में उनको आपने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लाया यहाँ पे, आज भी उनको उसी तरीके से माल मवेशी लेके पहाड़ों पे नहीं जाने दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रथर, और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है चौधरी जुल्फ़कार हुसैन। इनसे आज बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेके। पहले सर आपका वेलकम करना चाहेंगे। शुक्रिया सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अपनी पार्टी में सारे सीनियर लीडर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, आज आप अपनी पार्टी को कहाँ पे देख रहे हो? कल 2 साल मुकम्मल हो गए अपनी पार्टी को, तो कहाँ पे देख रहे हो? देखिए, जहाँ तक अपनी पार्टी का तल्लुक है, इसको बने हुए बहुत कम अरसा हुआ। मेरे ख्याल से ये सबसे छोटी उम्र की और यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो इस रियासत में बनी, जिसका क़याम 2020 में वजूद में आया। और ये पार्टी कुछ सर्कमस्टांसेस की पैदावार है और कुछ हालात की पैदावार है। 5 अगस्त 2019 अगर नहीं होता तो शायद ये पार्टी वजूद में ना आती। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 हुआ, रियासत का तशक्कुस हो गया, रियासत के तमाम कायदीन को गिरफ़्तार कर लिया गया, एक कदगन लग गई, और उसके बाद एक रियासत जम्मू कश्मीर में डर व खौफ का माहौल था। और उस डर व खौफ के माहौल में लोगों को ये लगता था कि हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, हमारे ज़मीनों के हकूक़ चले जाएंगे, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारा रोज़गार चला जाएगा, और पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो उस सूरत हाल में हमें भी 6-6 महीने तक बंद रखे, घरों में हाउस अरेस्ट रखा, और जब हमें छोड़ा गया तो हमने मिल के देखा, जब एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस की कि कोई बोलने वाला नहीं, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बोलता, कोई प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बात करता, एक वन साइडेड वन वे ट्रैफिक चल रहा है। तो उस वक़्त हमें लगा कि अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के लिए, रियासत के लोगों के हकूक़ के लिए और रियासत के लोगों की आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत पड़ी। और हम ख्याल लोग काफ़ी इकट्ठे हुए, तकरीबन 3 दर्जन के करीब साबका MLA, मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए और एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से भी मिले और हम वज़ीर दाखिला से भी मिले। काफ़ी डिटेल में 2-3 घंटे मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, 2-3 घंटे होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई, और हमने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के कंसर्न्स थे वो सारे कंसर्न्स कन्वे किए। और उसके बाद धीरे धीरे एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हुआ और चीज़ें चलना, आगे बढ़ना शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अपनी पार्टी ने पिछले 2 साल में काफ़ी एक आउटरीच जो है वो लोगों तक पहुंचाने में खासर का कामयाब हुई है।
जम्मू कश्मीर के अवाम को उम्मीद है अपनी पार्टी से, क्योंकि अपनी पार्टी में सारे सीनियर लीडर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर का दर्द समझती है। क्या आने वाले टाइम में जितने भी वहाँ से लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जैसे कि हमारी स्टेटहुड भी नहीं है या जॉब्स भी अभी सिक्योर नहीं है जिस तरह अल्ताफ़ साहब ने कहा था, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो बी टैग भी लगा हुआ है अपनी पार्टी को, तो कहाँ पे इस पर क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि टैग की मैं नहीं मानता कि क्या टैग होता है। पॉलिटिकल फॉर्म्स बनते रहते हैं। ये आज कोई भी बनेगा, आज कोई और नई पार्टी बनेगी तो उसको सी टीम का नाम दे देंगे और डी टीम का नाम दे देंगे। अल्टीमेटली एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में होनी चाहिए। जिस वक्त इस पार्टी को बनाया गया उस वक्त एक पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करने की ज़रूरत थी। उस वक्त इस रियासत के तमाम पॉलिटिकल कायदीन थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, चाहे वो पीडीपी से थे या दूसरी मुख्तलिफ जमातों से थे, वो अंदर थे, बंद थे। तकरीबन 15,000 के करीब लोग जो थे वो जेलों में बंद थे। और हमने एक इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव लेने के बाद धीरे धीरे करके तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद आज जो है, आज एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर यहाँ तक पहुँचा है कि आज हर पार्टी जलसा करती है, आज हर पार्टी बात करती है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस को बिगिन करना था और मुझे लगता है कि हमने ये लीड ली कि पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करवाया इस स्टेट में। और रही बात हम क्या करेंगे, कोई क्या करेगा, हमारा पहला जो प्राइम कंसर्न था वो ये था कि हमारी रियासत जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। पहले पॉलिटिकल प्रोसेस रिस्टोर होना चाहिए, फिर रियासत रिस्टोर होना चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए और लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में 3.5 साल से, तकरीबन 3.5 साल क्या, अब 4 साल होने को आए हैं, 4 साल से यहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं है, लोगों की कोई हुकूमत नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हुकूमत चलाते हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं वो बाहर के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने दिल में लगता है कि हम इतनी बड़ी जमहूरियत में रह के भी हमें वो हकूक़ हासिल नहीं हैं जो एक बिहारी को हैं, जो एक यूपी वाले को हैं, जो एक पंजाबी को हैं, जो एक हिमाचली को हैं, जो एक हरियाणवी को हैं, जो एक बंगाली को हैं, वो राइट हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो इससे पहले तो हम ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल असेंबली है। तो हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस खो गया है, जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी खो गई है, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खो गया है, हमें कलेक्टिव एक एफर्ट करके उन सब चीज़ों को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। और जो जहाँ तक रहा इलेक्शन होना और सरकार बनना, मुझे लगता है इलेक्शन और सरकार बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। आम आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है, आम आदमी को कोई उसकी बात नहीं सुनता, उसके मसाइल हल नहीं करता। एक पानी की पाइप के लिए एक आदमी 10 दफ्तरों में चक्कर लगाता है, 10 किलो चावल के लिए उसको 20 राशन घाटों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बिजली के एक खंबे के लिए उसको 20 जगह दरख्वास्त देनी पड़ती है। आज आप देखो तो बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, नए नए हुक्मनामे जारी हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपको गवर्नेंस करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए नए नए हुक्मनामे जारी करना ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जब भी हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों की विशेज़ और एस्पिरेशंस को आपको मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप उनकी विशेज़ और एस्पिरेशन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, क्योंकि हम किसी डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ वाली कंट्री में नहीं रह रहे हैं। यही तो हमारी डिस्टिंक्शन है बाकी मुल्क, बाकी जो ममालिक हैं उनसे और हमारे बीच में, कि हम एक जमहूरी कंट्री में रहते हैं, जमहूरियत में रहते हैं। तो यहाँ एक लोगों को महरूम रखना इलेक्टेड गवर्नमेंट से, मुझे लगता है कि ये एक हिंदुस्तान की जमहूरियत पे कहीं ना कहीं एक ब्लैक ब्लॉट, काला धब्बा जो है वो नज़र आता है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और हाल ही में पुंछ में महबूबा जी ने एक बयान दिया था कि पीएजीडी में जो पार्टियां हैं उनके बगैर जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी बीजेपी की है, और अगर वोट देना ही है तो वो
PAGD में जितनी जमातें हैं उनको वोट दो? पहली बात तो ये है कि वोट देने का वक्त आना चाहिए। हर पॉलिटिकल लीडर अपनी सोच के मुताबिक वोट मांगता है, अपनी सोच के मुताबिक किसी को सपोर्ट करता है। उनकी सोच PAGD की है, ठीक है। अपनी पार्टी PAGD में देखिए, क्यों नहीं शामिल? मेरी बात सुनिए। ये उनका नजरिया, उनकी सोच है कि ये वो PAGD को वोट दे। बीजेपी वाले भी कहते हैं सिर्फ बीजेपी को वोट दो। देखिए, जहां तक हमारा तल्लक रहा, मुझे उन पे कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन जहां तक हमारा तल्लक रहा, हम अगर बीजेपी के स्पॉन्सर्ड पार्टी होते तो आज सारे काम हमारे कहने पे होने चाहिए थे। आज फिर हमारी जुबान बीजेपी के खिलाफ नहीं खुलती। आज हम बीजेपी के क्रिटिक नहीं होते। आज हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट ये नहीं कहता कठुआ में कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज जो है वो हरियाणा से आके लोग लूट के ले जा रहे हैं। हम जो कहते हैं, हमारे एक्ट से पता लगता है, आपके एक्ट से पता लगता है कि आप A टीम हो, B टीम हो, C टीम हो, D टीम हो, या आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है। हमें दिलों का कोई पता नहीं है। दिलों का भेद तो बेहतर अल्लाह की ज़ात के बिना कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूँ कि हमारा जो एक्ट है, हमने लोगों की आवाज़ उठाई। हमने लोगों की आवाज़ को हमेशा उठाया। जब से पार्टी बनी है, हमने मरकज़ की वकालत नहीं की। हमने कभी ये नहीं किया कि उन्होंने 370 तोड़ा तो बहुत अच्छा फ़ैसला था। हम आज भी उस फैसले को एक बदनुमा दाग समझते हैं, एक ब्लैक डे इन द हिस्ट्री समझते हैं। 5 अगस्त को उन्होंने रियासत तोड़ी तो हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और शुरू दिन से लेके आज तक कहते हैं कि ये गलत फ़ैसला है। हमने यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट्स बनते देखा है, लेकिन स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनते हमने कभी नहीं देखा। 35 से हटाया तो हम उसके क्रिटिक हैं। जो नए कवानीन जो लोगों के एस्पिरेशंस के अगेंस्ट आते हैं, हम वी आर ऑन द फोर फ्रंट टू अपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बीजेपी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स बीजेपी, क्योंकि इस वक्त उनकी हुकूमत है। बाकी रही बात कि अगर हम जाके दिल्ली से बात करते हैं, हम दिल्ली से बात नहीं करें तो किससे बात करें? कल महबूबा जी या उमर साहब या कोई और साहब हुकूमत में आते हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो क्या वो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करेंगे या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे? अल्टीमेटली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। और जो भी सरकार यूनियन में होगी, चाहे वो कम्युनिस्टों की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो RSS की हो, चाहे वो जिस पार्टी की भी होगी, हमें दिल्ली की सरकार से बात करनी है। क्या शेख साहब ने कभी दिल्ली की सरकार से बात नहीं की? या उसके बाद जितने लीडर आए, क्या उन्होंने दिल्ली से बात नहीं की? दिल्ली से बात करना, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो दिल्ली से बात करना। और हम पार्ट एंड पार्सल हैं, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के। इसमें तो हमारी कन्विक्शन बहुत क्लियर है, हमारे थॉट्स के। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, सो वी आर सपोज टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बात करें तो उससे कोई नाम दे दिया जाए और उसको A टीम, B टीम, C टीम दिया जाए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो पार्टी बीजेपी के करीब जाएगी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो ये पार्टी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसका तबाही उसी दिन से शुरू होगी। मैंने कल भी किसी इंटरव्यू में कहा कि PDP इस मकाम पे पहुंचने में सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो बीजेपी के साथ अलायंस करने का है। अगर बीजेपी के साथ अलायंस नहीं हुआ होता तो ये क्या आज ये नहीं। रीज़न है कि जुल्फ़िकार साहब ने PDP से रेजिग्नेशन इसीलिए दिया कि उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, जिन परिस्थितियों में, जिन सर्कमस्टांसेस में मैंने PDP छोड़ा, आई हैव ऑल रिगार्ड्स फॉर मुफ्ती साहब, आई हैव ऑल रिगार्ड्स फॉर महबूबा जी, आई हैव ऑल रिगार्ड्स फॉर द लीडरशिप ऑफ द PDP। आई नेवर से इवन ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट दैट लीडरशिप, क्योंकि मेरे इलाके में, मेरे रीजन में जो काम मुफ्ती साहब ने किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। नोबॉडी कैन चैलेंज देम। महबूबा जी ने उनको फर्दर आगे बढ़ाया, नोबॉडी कैन डिनाई दैट। बट जिन परिस्थितियों में अपनी पार्टी वजूद में लाई गई,
अल्टीमेटली मुझे अगर अपनी ज़ात के लिए ही रहना होता तो मुझे PDP was the best suitable party for me to be in the party. I was having very good reputation, very good position in the PDP. बट उस वक़्त एक ऐसा सर्कमस्टांसिस बना कि जब लोगों की आवाज़ उस प्लेटफार्म पे रह के नहीं उठाई जा सकती थी, तो हमें एक नए प्लेटफार्म बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने वो प्लेटफार्म बनाया। सर, आप ट्राइबल मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2014 में, जब ट्राइबल डिपार्टमेंट आपने ही कायम किया, जिससे प्रेजेंट गवर्नमेंट दावा कर रही है गुजर बकरवाल पहाड़ियों को लेके, क्या जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट किया, ज़मीनी सतह पे हम देख रहे हैं कि ज़मीनी सतह पे वो किसी जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिमोलिशन ड्राइव चाहे कश्मीर में है या जम्मू में है, जम्मू में हाल ही में रूपनगर में भी एक डिमोलिशन ड्राइव है, तो इस चीज़ को किस नज़रिए से आप देखते हो? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बना था, मैंने क्रिएट किया था, और हमारी जो पहली कैबिनेट मीटिंग 2015 में हुई थी, उस पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्रिएट की रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार, जबकि जम्मू कश्मीर में ट्राइबल डिक्लेयर हुए थे 1990 में। तो 25 साल तक यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं बनी, और हमने पहली बार 25 साल के बाद ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी। ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल्स के डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करना, ट्राइबल्स के जो सोशली जो स्टिग्मेटाइज्ड हैं उस स्टिग्मा को दूर करना, इनकी एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना, ये एक ब्रॉडर था। और जो इनके क्रिटिकल गैप्स हैं, मतलब नॉर्मली आप एक सड़क बनाओगे तो उससे ट्राइबल भी जाएगा, उससे नॉन ट्राइबल भी जाएगा, उससे सब लोग ट्रैवल करेंगे, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पैच बीच में रह जाता है जहाँ ट्राइबल बस्ती में आपको थोड़ा सा 100 मीटर का पैच बनाने से आप उस बस्ती को कनेक्ट कर सकते हो। सो ट्राइबल फंड इज़ ए वेरी मीगर फंड, ये इन एडिशन टू नॉर्मल फंड फ्लो होता है और ये सप्लीमेंट करता है नॉर्मल प्लान को। अब इसको अगर आप इतना ही करेंगे कि आपको जनाब ट्राइबल को सड़क मिलनी है तो वो भी ट्राइबल फंड से मिलेगी, उसको पानी की पाइप मिलेगी तो वो भी ट्राइबल से मिलेगी, उसका और कोई स्कूल बनाने हैं तो वो भी ट्राइबल से, फिर बाकी महकमों का पर्पज़ क्या है? सड़क बनाना तो R&B का काम है, पानी लगाना तो PHE का काम है, आप जल जीवन मिशन चला रहे हो। आपके पास दूसरी चीज़ है, आपको ये पैसा इन लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग बेटर करने के लिए था कि आप इनको इकोनॉमिकली कुछ ऐसे यूनिट इस्टेब्लिश करके दे दो ताकि ये अपने रिसोर्सेज कायम कर सकें और ख़ुद अपने जो जंगल के रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को लेके वो उसको यूज़ कर सकें और अपना रोज़गार चला सकें। आप उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवा दो ताकि वो अपना रोज़गार कायम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली इस रजीम में ट्राइबल्स का शोर बहुत मचाया गया, लेकिन आज देखेंगे वो भी जो पैसा ट्राइबल का आता है वो भी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग और अपने पॉलिटिकल मोटिव और बेनिफिट्स को देख के ही उस पैसे को यूटिलाइज किया जा रहा है। उस पैसे को ज़रूरत की बुनियाद पे नहीं खर्चा जा रहा है। आप कश्मीर वैली में चले जाओ, जहाँ बिजली का लास्ट खंबा नज़र आएगा उसके आगे जो पत्ती नज़र आएगी, जो गांव नज़र आएगा उसको ट्राइबल पत्ती कहते हैं। जहाँ पानी की आखिरी पाइप आएगी उसके आगे अगर कोई पॉपुलेशन है तो वो ट्राइबल पत्ती होगी। अगर कहीं स्कूल लास्ट आपको दिखेगा और उसके आगे कोई पॉपुलेशन होगी तो वो ट्राइबल पत्ती होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये फोकस करना था, हमें एक सर्वे कंडक्ट करना था और हमें देखना था कि विच एरिया रिक्वायर्ड मोर अटेंशन, उस एरिया को फोकस करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उस एरिया को फोकस नहीं किया जाता, उन एरियाज़ को फोकस नहीं किया जाता जिन एरियाज़ को इस पैसे की ज़रूरत थी। उसके बरक्स उस पैसे को आज वहाँ खर्चा जा रहा है जहाँ लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट्स अचीव करना चाहते हैं। इससे बड़ी बददियानती जो है इस कम्युनिटी के साथ कोई हो ही नहीं सकती।
एक बात, क्योंकि आप इस पैसे को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए खर्च रहे हो, ना कि इस पैसे को आप इस कम्युनिटी के वेलबींग के लिए खर्च रहे हो। दूसरा, इस डिपार्टमेंट का बड़ा काम था ये कि ये कस्टोडियन था ट्राइबल्स के राइट का। रूपनगर में एक ड्राइव चलती है, ट्राइबल्स को डिसलोकेट किया जाता है, निकाल दिया जाता है वहाँ से। उनका 100 साल का कब्ज़ा वहाँ पे मौजूद था। आप मुझे बताइए, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया? क्या ट्राइबल डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आया? क्योंकि वो कस्टोडियन है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट क्रिएट इसलिए किया गया था कि इस तबका की कोई ज़बान नहीं है, बिल्कुल, ये कोई और डिपार्टमेंट नहीं है। ये सोशल डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया था कि ये उस तबका की जिसकी ज़बान नहीं है, जो अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो अपने राइट को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये डिपार्टमेंट उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगा। मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करता था। सांबा में जेडीए ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, ट्राइबल्स की बस्ती को उछाड़ा, फायरिंग हुई, एक बंदा मारा गया। हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और आज वो रेगुलराइज्ड बस्ती है वहाँ पे। आज लोगों के पक्के घर वहाँ पे मौजूद हैं। सांबा में विजयपुर में डिसलोकेट करना पड़ा एम्स की जगह से, हमने उनको अल्टरनेटिव ज़मीन दी, लोगों को बसाया वहाँ पे। यहाँ बैली चराना में लोगों को तंग करने की कोशिश की गई, हम ट्राइबल्स के साथ खड़े रहे। पत्नी टॉप में ट्राइबल्स को जाने से रोका गया, हम वहाँ उनके साथ खड़े रहे जाके ट्राइबल, क्योंकि हम ये समझते थे कि हम कस्टोडियन हैं इनके हकूक़ के। आज क्या हो रहा है? आज ट्रक खरीदे जा रहे हैं। क्या कौन सी बात है जनाब? भाई इनका कल्चर ये है कि आप ये कल्चर मूव करेगा, ये धीरे धीरे प्लेन से पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं और पहाड़ों से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आते हैं। आज ये कौन सी बात है कि आप इनके लिए ट्रक खरीदोगे? दूसरी बात, पहले तो डोकू और बैकू में ट्रक जाते नहीं हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का शोर बहुत है, सिर्फ शोर है, कागजों में बहुत कुछ है। और मैं कहना चाहूँगा बहुत बेबाकी से कि रियासत के गवर्नर साहब को बहुत ही गलत तरीके से ऑफिसर्स जो है वो मिसलीड कर रहे हैं ट्राइबल्स को लेके। कितने ट्राइबल्स को रेगुलराइज कर दिया, कागजों में किया होगा। गांव में आज भी लोगों की एविक्शंस उसी की तरह उस तरह चल रही हैं। जंगलों में उनको फॉरेस्ट वाला उसी तरीके से तंग कर रहा है। रास्ते में उनको आपने SC ST एट्रोसिटी एक्ट लाया यहाँ पे, आज भी उनको उसी तरीके से माल मवेशी लेके पहाड़ों पे नहीं जाने दिया जाता। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा है उस तरीके से काम नहीं हो रहा। मैं चाहूँगा आपके ज़रिए से LG साहब से ये कहना कि ग्राउंड की हकीकत को देखने के लिए ऑफिसर्स की कलरफुल प्रेजेंटेशन से बाहर निकल के देखें। जो ऑफिसर्स बहुत कलरफुल प्रेजेंटेशन देते हैं, लाल पीले नीले रंग दिखाते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। क्योंकि हमने ये बहुत सारी प्रेजेंटेशन बहुत सारी जगहों पे देखा है। जब हम ग्राउंड पे गए तो हमने ग्राउंड पे उसके बरक्स चीज़ें देखी हैं जो कि उन प्रेजेंटेशंस में नहीं थी। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल या ट्राइबल ओवरऑल इन टोटलिटी, दे आर बीइंग स्टिल बैडली एक्सप्लॉइटेड by the current regime as well, in spite of the fact that Lieutenant Governor is very sincere. His Excellency is very sincere, is very positive toward this community, but the bureaucracy below the line is not working as per his aspirations and as per the wishes of the people. What do you think the present government ने पहाड़ी गुजर के साथ एब्रिगेशन के बाद वादे किए थे? What is your opinion? वादे ही हैं। मुझे लगता है कि ट्राइबल्स डिड नॉट गेट एनीथिंग सो फार। दिखाया जितना गया, मैंने इसीलिए एलोबरेटली आपको बताया कि ट्राइबल्स डिड नॉट गेट वट एवर दे वर एक्सपेक्टिंग। जो उनको चाहिए था उनको मिलना चाहिए था, और जिसके लिए कहा जाता था कि 370 एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी रुकावट है। अब 370 चला गया, अब हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मसाइल तो हमारे वहाँ के वही हैं। हमारे मसाइल तो कहीं हल हुए नहीं। आपने कहा आप असेंबली की रिजर्वेशन कर रहे हैं, हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हमारे 8 मेंबर तो पहले ही आते थे। आपने 9 सीटें की हैं तो 9 में तो 2 पहले गद्दी और गुरेजी भी आएंगे, तो वो 10 ऐसे भी मेंबर हमारे आने ही थे।
तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और फिर आपने जो रिजर्वेशन आपने उन एरियाज़ में की जहाँ से ट्राइबल पहले ही आते हैं, तो उसका कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा एडवांटेज उससे ट्राइबल्स को मिला है। तो दूसरे तबका का जिसका आपने जिक्र किया, उनके साथ भी वादा है, अब देखते हैं कितना वादा पूरा होता है। सर, आपको लग रहा है कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या बीजेपी की बात करें, ट्राइबल कम्युनिटी को एज ए वोट बैंक ही अभी तक इस्तेमाल किया गया? ट्रू टू द आई एग्री विद यू टू सर्टेन एक्सटेंट के बाई एंड लार्ज अगर इस तबका को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल ना किया गया होता तो इस तबका की पोजीशन जो है वो बेहतर होती। मुझे लगता है कि एक्सेप्ट फॉर द सर्टेन स्टेप्स लाइक जैसे गुजर बकरवाल हॉस्टल्स कायम किए गए, और हमारा जो था एक कि हम इक्लेविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाएंगे 500 बच्चों के, हमने आराबल और अनंतनाग में कंप्लीट भी किए थे, लेकिन पिछले 4 साल से ये डिपार्टमेंट वहाँ क्लासेस भी कमेंस नहीं कर पाए। हम हर डिस्ट्रिक्ट में इक्लेविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बना रहे थे। मुझे लगता है कि जो इनकी पसमानदगी है, जो इनकी बैकवर्डनेस है, उसके लिए अपने भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि हर चीज़ सरकारों ने ही करनी होती है, लेकिन जितना सरकारों को इन तबका जात के लिए करना चाहिए था वो नहीं हुआ। सर, लास्ट में आपसे यही जानना चाहते, जो हमारे युवा है जो सियासत में आना चाहते हैं, चाहे कश्मीर से हो या ट्राइबल कम्युनिटी से, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सियासत जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन है। अगर कोई डॉक्टर नहीं बना तो वो कहता है मैं सियासत में आ जाऊँ, अगर कोई इंजीनियर नहीं बना तो मैं सियासत में आ जाऊँ, या कोई ये सोचता है कि मैं सारी उम्र नौकरी करने के बाद फिर सियासत में आ जाऊँ। फिर सियासत नहीं आप कर सकते। सियासत एक कंपैशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक कन्विक्शन के साथ होती है, और सियासत एक पाक पेशा है। सियासत को गंदी निगाहों से हमेशा नहीं देखना चाहते। हर सियासतदान बुरा नहीं होता। आपको सियासत वो करनी चाहिए जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। जो उनके ज़माने में इंसाफ हुआ करता था, उस किस्म का इंसाफ दिलाने के लिए आपको सियासत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 1400 साल में सबसे बेहतरीन दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद अगर किसी का हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द बेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। मदीना के गवर्नर थे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सियासत एक पाक पेशा है। इस पाक पेशा को आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपके दिल में ये दर्द है, इसको ज़रिया माश समझ के नहीं आना चाहिए कि मैं सियासत में जाऊंगा तो मैं दौलत कमाऊंगा, मैं सियासत में जाऊंगा मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, मैं सियासत में जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। मैं ग्लैमर और चमक के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। सियासत में आना है तो एक सेवा की और ईमानदारी से लोगों की खिदमत करने के, अपनी दबी कुचली आवाम की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी वॉइस बनने के लिए जिनकी आवाज़ कोई नहीं है, उसके लिए आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी प्लेटफार्म से वो काम कर सकते हैं, उनको काम करना चाहिए। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी जुल्फ़िकार साहब, जो कि एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं।